Hello everyone. Welcome back to the lecture number 7. Okay, this is your lecture 7. We have till now done lecture number 6 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल के बारे में. ठीक है, हम लोगों ने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, असम्पशंस वगैरह भी देखी थी. जैसे कि आप लोगों को याद हो, हमने ये देखा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है. उसके बाद हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस देखी एंड देन हमने असम्पशंस देखे पीपीएफ के. ठीक है, एंड उसके बाद हमने इसका स्केड्यूल यानी कि एक टेबल बना के इसको समझा था और फिर उसके बाद हमने इसको ग्राफिकली भी समझ लिया था. ठीक है, ये तो हो गई बात यहाँ तक की. अब अगर हम बात करें कि इसमें हमने एक कॉलम बनाया था एमओसी और एमआरटी करके. अभी तक समझ नहीं आया था यार ये बनाया क्यों गया था ना आप लोगों को. तो अब हम देखेंगे कि ये एमओसी और एमआरटी क्यों बनाया गया था. ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, देख लेते हैं. देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ एमओसी क्या होता है ना, तो एमओसी का मतलब ये है, सी एमओसी की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर ना पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ये एक वर्ड है जो आप बार बार सुनोगे. ये एक वर्ड है जो आप बार बार सुनोगे और उस वर्ड को हम बोलते हैं, ठीक है, पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर एक वर्ड ऐसा है जो हम बार बार सुनते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल. ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड मार्जिनल है, इस मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है चेंज. डेल्टा से भी हम बोल देते हैं. ठीक है, कहीं भी आ जाए, हर जगह आएगा ये. इसका सिंपल सा मतलब क्या है, चेंज. ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो मैंने आपको बताया कि यार मार्जिनल मतलब तो चेंज होता है. ठीक है, समझ आ गया. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने देखा था, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन हमने देखा था. तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. तो देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमें एक यूनिट, कोई दूसरी यूनिट बनाने के लिए, ए और बी कमोडिटी है, बी यूनिट बनाने के लिए, बी कमोडिटी बनाने के लिए हमें ए की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है कि हमको एक यूनिट ऑफ बी मिले. जैसे कि बटर की कितनी, मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए, या ऐसे समझो बटर की एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए 1 से 2 पे आने पे हमें गन्स को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, इसको बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखो, अब पहला वाला तो स्लैश रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं. इसकी अगर मैं बात करूँ तो एक यूनिट ऑफ बटर बनाने के लिए एक यूनिट ऑफ हमने क्या सेक्रीफाइस किया, गन्स. तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 1. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 2 से 3 पे आने के लिए अगेन हमने 1 का सेक्रीफाइस किया और यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस हुआ है, 20 का 18 पे आने पे 2 का. तो ये हो गया 2. 2/1 मतलब 2. ठीक है, जो सेक्रीफाइस किया है डिवाइड बाय गेन कर देना. तो यहाँ पे हुआ सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, 2 यूनिट्स ऑफ बटर गन्स फॉर 1 यूनिट ऑफ बटर. तो हो गया 2. अगेन 1 बटर गेन किया, गेन वाला नीचे आएगा और ऊपर आएगा जो सेक्रीफाइस किया. 18 से 5 में कितना हुआ, 3. यहाँ आया 3, यहाँ 1, यहाँ 4. तो 4/1 विच इज़ 4. यहाँ 1, यहाँ 5, 5/1 विच इज़ 5 एंड देन 6/1 इक्वल्स टू 6. ठीक है, इस तरीके से हमारा आया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं. इसकी फुल फॉर्म भी यही है कि इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी sacrificed to gain one additional unit of
अनदर कमोडिटी। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक कमोडिटी की, कितनी यूनिट्स एक किसी कमोडिटी की सैक्रिफाइस करी है हमने कि हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी बना सके। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ देखा कि यार ये एमओसी निकला और ये जो एमओसी दिख रहा है ना, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, बढ़ रहा है। हमने देखा कि पीपीएफ के केस में एमओसी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या आप लोग में से कोई सोच पाएगा कि इंक्रीजिंग क्यों आया है और डिक्रीजिंग क्यों नहीं आया है? सोचो आप एक बार। इन केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग क्यों है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब यार मैं बटर और गन्स बना रही हूँ, जैसे कि गन्स में अगर बना रही हूँ, मैं गन्स बनाने में और बटर बनाने में सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा कि यार जब मैं पूरे गन्स बना रही हूँ तो मैं बटर 0 बना पा रही हूँ। ठीक है, बट जैसे ही मुझे यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ाना पड़ा, मैं यहाँ देख पा रही हूँ 21 और 0 मुझे क्या दिखाता है कि मैं गन्स बनाने में स्पेशलाइज हूँ, क्योंकि मैं सारा गन्स बना रही हूँ। मतलब कह नहीं सकते, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है, बट सिंपल सी बात ये समझ आ रही है कि गन्स में ज़्यादा बना रही हूँ, बटर को कुछ भी नहीं बना रही। बट जैसे ही मैं बटर की तरफ जाऊँगी तो एक ही बटर बनाना है और मुझे गन्स कहीं ना कहीं गन्स में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और मेरी एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे कम आएगी बटर को बनाने में। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी गन्स बनाने में ज़्यादा एफिशिएंट हूँ और मैं ज़्यादा भी बना रही हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप 1 रोटी बना रहे हो और अगर आप वहीं 10 रोटी बना रहे हो तो 1 रोटी वाले को ज़्यादा मेहनत लगेगी, वेयर 10 रोटी वाले को, क्योंकि 10 रोटी वाले का एफिशिएंट होगा, उस एफिशिएंसी आ जाएगी उसके अंदर बनाने में। हो सकता है 5 रोटी वाले को ज़्यादा टाइम लगे 10 से, क्योंकि एफिशिएंसी आ जाती है। तो वही है कि अब एक बटर को बनाने के लिए इसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो एफिशिएंसी कम आ रही है, एफिशिएंसी गिरे जा रही है, और जो चेंज आ रहा है ना सैक्रिफाइस का, वो बढ़े जा रहा है ना, सैक्रिफाइस ज़्यादा करना पड़ रहा है डिवाइड बाय गेन। इस वजह से एमओसी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि इन केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी को सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड। ठीक है, सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है एक यूनिट को गेन करने के लिए। ठीक है, सो एमओसी इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है एक दूसरी कमोडिटी को बनाने के लिए। वो हमने यहाँ देख लिया है, यहाँ 3 सैक्रिफाइस किया, यहाँ 4 किया, यहाँ 5 किया, यहाँ 6 किया, एक इसको बनाने के लिए। ठीक है, समझ आया? ठीक है, इसको एमओसी भी कह देते हैं और एमआरटी भी कह देते हैं। यहाँ एमआरटी का जो कॉलम आपको दिख रहा है, चेंज इन गन डिवाइडेड बाय चेंज इन बटर, वो भी एक तरीके से यही होता है। देख लेते हैं फिर भी एक डेफिनेशन टर्म्स में कि एमआरटी क्या है। ठीक है, तो लेट्स से एमआरटी दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मार्जिनल रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कितना रेट ट्रांसफॉर्म होने का, क्या रेट है, मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक गुड से दूसरे गुड। देखो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ना हम रेशियो में डिस्क्राइब करते हैं। रेट, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी sacrificed to gain an additional unit of another commodity। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है कि चेंज
ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस, कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की है उसमें कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन। ठीक है, तो सैक्रिफाइस ऊपर आता है, गेन नीचे आता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, चेंज इन यूनिट्स ऑफ सैक्रिफाइस डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ गन। तो अब अपने केस में गन्स और बटर के केस में आप मुझे बताओगे कि भाई गेन क्या हो रहा है, बटर गेन कर रहे हैं ना अपन, तो MRT का फॉर्मूले में नीचे बटर आएगा और ऊपर गन्स आएगा, क्योंकि बटर अपन गेन कर रहे हैं ना, 1 बटर फिर 2 बटर, तो बटर आ रहा है अपने पास। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब अगर अपन टेबल देखें, देखो आप टेबल में भी देख पाओगे यही सेम चीज़ आपको दिखेगी कि पहला पॉइंट तो चलो डैश हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो 20 यूनिट्स ऑफ गन, जस्ट अ सेकेंड, है ना, ये आपका हुआ ओके कि 20 यूनिट्स ऑफ गन एंड 1 यूनिट ऑफ बटर प्रोड्यूस्ड हो रहा है जब हम अपने रिसोर्सेज को पूरे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में अपने रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स हमने क्या एजम्पशन ले रखी है, हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो यानी कि 20 यूनिट्स ऑफ गन और 1 यूनिट ऑफ बटर हम बना पा रहे हैं जब हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरह अगर इकोनॉमी ने सोचा यार 1 बटर की जगह 2 बटर बनाने हैं, तो वो गन्स को सिर्फ 18 ही बना पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ रहा है, 2 यूनिट की प्रोडक्शन कम करनी पड़ रही है गन्स की 1 यूनिट ऑफ बटर के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 2 गन है, यानी कि 1 बटर को गेन करने के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 2 गन्स इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 बटर। तो इसलिए MRT जो हमारा होगा, क्योंकि हम रेशियो में दिखाते हैं, तो 2 डिवाइड बाई 1 विच इज़ 2, क्योंकि ये सैक्रिफाइस हुआ है, ये गेन हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। तो वही है, सेम तरीका ही है कि भाई यहाँ पे 1 गन सैक्रिफाइस हुई है फॉर 1 बटर। सेकेंड केस में आप देख पा रहे हैं 2 गन सैक्रिफाइस हुई है फॉर 1 बटर, 3 फॉर 1, 4 फॉर 1, 5 फॉर 1 एंड 6 फॉर 1। ठीक है, इस तरीके से ये हमें दिख रहा है। ठीक है, समझ आया। अब हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछ ले कि वाई इंक्रीजिंग MOC। ठीक है, MOC क्यों इंक्रीजिंग है, तो इसके लिए आप जैसे यही बताना जो भी हमने देखा, लिख भी लेते हैं हम एक बार कि वाई इंक्रीजिंग MOC ऑपरेट्स, ऐसे बोल दो। तो देखो ऐसे तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, बट स्टिल हम एक बार देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग MOC ऑपरेट्स क्यों कर रहा है। क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है और एफिशिएंसी है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, जब हम एक यूज़ से उसको दूसरे यूज़ पे लेके जा रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी गिर रही है। इसी गिरने की वजह से सैक्रिफाइस ज़्यादा हो रहा है, एज़ कम्पेयर टू गेन वाला पोर्शन। यहीं ये क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इस वजह से ही MOC हमारा इंक्रीजिंग है। ठीक है, सिंपल सी समझ आई बात। तो ये लिख लीजिए आप चाहे कि इंक्रीजिंग MOC ऑपरेट्स बिकॉज productivity and efficiency of factors of production decrease as they are shifted from one use टू अनदर। ठीक है, जब एक यूज़ से दूसरे यूज़ पे जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ऑफ दी फैक्टर्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। कैसे, जैसे आपने देखा कि जब इकोनॉमी हमारे यहाँ पे 2 ही गुड्स बना रही है, गन एंड बटर, और अगर इकोनॉमी पूरा का पूरी प्रोडक्शन गन्स में लगा रही है तो और बटर में नहीं लगा रही है, तो यानी कि वो गन्स अच्छे से बना पा रही है। और जैसे ही हम चाहेंगे कि यार बटर को थोड़ा सा बनाना शुरू करो और गन्स को कम करना पड़ो, तो उनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं आ पाएगी बटर में, एंड हैंस वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा इन प्रोड्यूसिंग दी बटर ऑल्सो। इस वजह से
बटर की प्रोडक्टिविटी कम होएगी और एमओसी क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर बटर की प्रोडक्टिविटी होती तो एमओसी इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीएफ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीएफ। वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीएफ। ठीक है, समझ आया। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ। देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये है, पीपीएफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सप्लेन मतलब यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है इस पूरे पॉइंट पे एक क्वेश्चन बन के आ जाए 3 मार्क्स में कि गिव रीज़न वाई पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान से पता होनी चाहिए। हमने देखा हमारा पीपीएफ का ग्राफ कैसे दिखता है, इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पीपीएफ का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ दिख रहा है इस तरीके से। तो पहला पॉइंट हमारी प्रॉपर्टी का ये है कि पीपीएफ क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों, बात आती है क्यों। तो देखिए, पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है, हमने देखा कि यार जो हमारा पीपीएफ की जो बाउंड्री है ना, ये जो पीपीएफ की बाउंड्री है ये हमें मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जो एक इकोनॉमी बना सकती है अपने सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को मिला के। ठीक है, तो यानी कि एक गुड अगर एक्स्ट्रा बनाना है तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग द रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। एक को ज़्यादा बनाने के लिए दूसरे को करना पड़ेगा सैक्रिफाइस। हमने देखा कि बटर बनाना, अगर गन्स बनाने या बटर बनाना है ज़्यादा तो गन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि एक यूनिट को बनाने के लिए दूसरी यूनिट को कम करना पड़ रहा है तो दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव इकोनॉमिक्स में ऐसे रिलेशनशिप को हम इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं, जहाँ उल्टा चल रहा है कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरा को कम होना पड़ रहा हो। यानी कि एक कमोडिटी को में अगर चेंज पॉजिटिव आ रहा है और दूसरी चीज़ में नेगेटिव आ रहा है तो इकोनॉमिक्स के अंदर उसको इन्वर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और हमने देखा कि फिर उसी वजह से पीपीएफ क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट से लेके हम राइट की तरफ आ रहे हैं। वो तो आपने देखा ना, ग्राफ को प्लॉट करा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा ग्राफ बनी ऐसा रहा है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ तो देखो सीधा भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, बट हमने देखा कि डाउनवर्ड बन रहा है। तो डाउनवर्ड होने का रीज़न ये है कि एक कमोडिटी को जब हम ज़्यादा बना रहे हैं और दूसरे को कम करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड हैं और इसी को ही हम कहते हैं, इसी वजह से हमारा पीपीसी क्या कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब रीज़न आप यही लिखोगे इसमें सिंपल सा, देयर एग्जिस्ट, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लोग अपनी बुक्स में देख लेना। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी के चेंज होने में, एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी। Hence PPF slopes downward from लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, समझ आया। दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रॉपर्टी कि पीपीएफ की जो शेप आई है वो कॉनकेव आई है। कॉनकेव शेप क्या होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो हमारा जो शेप है पीपीएफ का वो कैसा है, कॉनकेव शेप आया है। क्यों आ रहा है, अभी हमने रीज़न देखा कि यार क्योंकि
एमओसी क्या है हमारा इस केस में, इंक्रीजिंग है, एमओसी इंक्रीजिंग है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, इस वजह से वो शेप फॉर्म ऐसे आ रही है। अगर एमओसी सेम रहता ना पूरे में 1 1 1 1 तो सीधा आ जाता हमारा, है ना, 2 2 2 होता तो भी सीधा स्ट्रेट लाइन आता, क्यों, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे सैक्रिफाइस ज़्यादा करना पड़ रहा है टू गेन वन कमोडिटी, इस वजह से शेप कैसी बन रही है उसकी, कॉन्केव शेप बन रही है। तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, एमओसी भी बोल सकते हैं, दैट इज़ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी, कि ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी are sacrificed to gain an additional unit of another commodity. रीज़न तो और भी बन जाते हैं कि यार क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी क्यों सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं ना कि कोई भी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि नो रिसोर्सेज, कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं जो इक्वली एफिशिएंट हो। इक्वली एफिशिएंट होते तो फिर तो इधर की प्रोडक्शन इधर का सब जगह सेम ही रहता, क्योंकि इक्वली एफिशिएंट नहीं है हमारे रिसोर्सेज, तभी तो इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है कि अगर हम जब एक रिसोर्सेज से दूसरे रिसोर्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कम एफिशिएंसी रहेगी, एफिशिएंसी इतनी नहीं रहेगी सेम काम में, कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, इसी वजह से एमआरटी बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ आया। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर आती है वो ये है, पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड, पीपीएफ इज कॉनकेव शेप, ठीक है यार, समझ आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पे ऑपरेट करती है, वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि जो हमारा ये पीपीएफ है, ये क्या हमारा इकोनॉमी हमेशा इसी पे रहेगी, इसी पीपीएफ के पॉइंट्स पे रहेगी। ये जो पॉइंट्स हमारे हैं, ये जो आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं ये वाले, क्या हमेशा इकोनॉमी इस पीपीएफ पे ही रहेगी? नहीं, इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पे रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। पीपीएफ पे तो तब रहेगी ना जब सारे के सारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज़ हो रहे हैं। बट अगर रिसोर्सेज ही यूटिलाइज़ नहीं हो रहे, ढंग से एफिशिएंटली नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी तो अंदर भी लाई कर सकती है ना। देखो क्यों, सिंपल सी बात समझो यार, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स वो है जहाँ इकोनॉमी सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर ले अच्छे से, सब चीज़ें होए तो बना पाएगी मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स जो ये सारे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है। बट अगर सारे पॉइंट यूज़ नहीं हो रहे, मान लो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कहीं ना कहीं अंदर ही तो लाया करेगी, सिंपल सी बात है। और ऊपर तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ही इतना बना सकते, तो ये तो कभी बना ही नहीं सकते, ये तो हमारे लिए अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं, राइट, समझ आया। तो बस वही है इसमें कि क्या इकोनॉमी हमेशा ऑपरेट करेगी पीपीएफ में। तो ये ध्यान रखिएगा कि पीपीएफ वो पॉइंट नहीं दिखाता है जो हम एक्चुअली बना रहे हैं, पीपीएफ दिखाता है ये पॉसिबिलिटी है, नाम में ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये ध्यान रखिएगा। पीपीएफ ओनली शोज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, अवेलेबल पॉसिबिलिटीज, maximum available possibilities, not the actual, ठीक है, एक्चुअल जो बना वो नहीं दिखा रहा, ठीक है। इट शोज़ व्हाट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, इट शोज़ व्हाट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, क्या बना सकती है, व्हाट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या बनाएगी इकोनॉमी वो किस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, एग्जैक्टली एट व्हाट पॉइंट इकोनॉमी विल बी
डिपेंड्स ऑन कि किस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है, हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर यूटिलाइज्ड। हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर यूटिलाइज्ड। तो इकोनॉमी, ये ध्यान रखिएगा कि जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट करेगी पीपीएफ में। पीपीएफ के ऊपर कब होगी? जब रिसोर्सेज क्या हैं, फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। और इकोनॉमी ऑपरेट करेगी इनसाइड पीपीएफ, पीपीएफ के अंदर। कब करेगी? जब रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ठीक है। और इकोनॉमी कभी भी ऑपरेट नहीं कर पाएगी आउटसाइड द पीपीएफ, कैन नॉट ऑपरेट। क्यों? क्योंकि वो तो अटेनेबल ही नहीं है, मैक्सिमम से ऊपर कैसे चले जाएंगे हम। कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड पीपीएफ एज इट इज़ अनअटेनेबल। ठीक है। तो यानी कि एक इकोनॉमी के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। इकोनॉमी के पास दो ही पॉइंट्स बचते हैं, दो ही कॉम्बिनेशंस बचते हैं। पहला हमारा होता है, मतलब सिंपल सी बात है, तो इकोनॉमी के पास पीपीएफ के अंदर दो चीज़ हम नेम कर सकते हैं। एक होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, एक होते हैं हमारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अब अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं? या तो अटेनेबल मतलब या तो ऑन द पीपीएफ हो या फिर पीपीएफ के अंदर हो, तब भी हम इसको अटेन कर पा रहे हैं। बट अनअटेनेबल क्या होते हैं? जो कि आउटसाइड दी पीपीएफ हो। ठीक है। एक बार इसको मैं नॉर्मली आपको ग्राफ से बता देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि ये है हमारा पीपीएफ। ठीक है, वाई एक्स। अब इसके ये ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ये पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है। तो जो हमारा अब इसमें इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अटेनेबल क्या है, जो ऑन होते हैं और जो इनसाइड होते हैं। तो ऑन द पीपीएफ कौन कौन से पॉइंट है? ए, बी और सी, डी। तो ऑन द पीपीएफ कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास? ए, बी, सी और डी। ये सारे क्या हो गए? ऑन द पीपीएफ। उसके अलावा इनसाइड द पीपीएफ कौन सा पॉइंट है भाई? पॉइंट नंबर ई है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो यानी कि अटेनेबल कौन कौन से हुए? ए, बी, सी, डी, ई। बट अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन जो आउटसाइड द पीपीएफ है वो कौन सा है? एफ पॉइंट होता है। ठीक है, समझ आ गई बात कि अटेनेबल वो सारे कॉम्बिनेशंस होंगे दैट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट, दैट इज या तो ऑन द पीपीएफ या फिर इनसाइड द पीपीएफ। आप ऑन द पीपीएफ को क्या बोल सकते हैं हम? ऑन द पीपीएफ को आप ये भी बोल सकते हो वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो रहा है, अगर रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिसोर्सेज हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो हम कहाँ पे ऑपरेट करेंगे? ए, बी, सी, डी में ऑपरेट करेंगे। बट अगर इनसाइड द पीपीएफ है तो हम क्या बोलते हैं उसको? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा है का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन आएगी बाद में, जितना बना सकती थी उससे कम आ रही है। एक्चुअल की प्रोडक्शन क्या हो रही है? फॉल हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है। तभी तो रिसोर्सेज पूरे यूज़ ही नहीं किए जा रहे, आधे रिसोर्सेज लेके ही बना जा रहा है। तो उस केस में इकोनॉमी कहाँ ऑपरेट करेगी? उस केस में इकोनॉमी ऑपरेट करेगी इनसाइड द पीपीएफ। बट वेयर एज आउटसाइड द पीपीएफ वाले पॉइंट कौन से पॉइंट हो गए? जहाँ पे इम्पॉसिबल है
इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस, इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस, क्योंकि उस पॉइंट पे कभी हम ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आई बात? ओके। अब इसके अलावा एक छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्या पीपीएफ हमेशा कॉनकेव शेप रहेगा, क्या पीपीएफ की कोई और शेप्स हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या पीपीएफ की शेप्स में शेप्स तो ठीक है, पीपीएफ में शिफ्ट आएगा नहीं आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ कब होगा, यहाँ कब होगा, ये चेंजेस वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और फिर यहीं पे आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।